हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का फोर्थ लॉ। देखिए, रासायनिक संयोजन के नियम का जो फोर्थ नियम की आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं। और जो फोर्थ लॉ है वो है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रिसिप्रोकल प्रपोर्शन। देखिए, रासायनिक संयोजन के 5 नियमों की हमने स्टडी करनी है, 3 नियमों की हम स्टडी कर चुके हैं और एक फोर्थ लॉ है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रिसिप्रोकल प्रपोर्शनल। तो आइए स्टडी करते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम। बहुत से बच्चे इस नियम को समझने में कंफ्यूज होते हैं, तो इस नियम को अगर आप बहुत अच्छे तरीके से फोकस करके इस क्लास को अगर देखते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से आपको ये लॉ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस जो व्युत्क्रम अनुपात का नियम है, इस नियम को जर्मन वैज्ञानिक रिचन ने 1792 में प्रतिपादित किया था। 1792 में इस नियम को दिया था। तो क्या कहता है ये नियम? अगर इस नियम के अनुसार जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करती हैं तो उनके द्रव्यमान में वही अनुपात अथवा एक पूर्ण गुणित अनुपात होता है जिससे वे स्वयं एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। ये तो सिर्फ इस नियम की डिफिनीशन है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में आसानी से इसे नोट बना सकें। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इसे अगर समझते हैं, देखिए पहली लाइन, इस नियम की पहली लाइन को आप देखिएगा, जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करते हैं। ठीक है, आपको दो तत्व लेने हैं। ठीक है, वो दो तत्व एक तीसरे तत्व से क्रिया करेंगी, लेकिन तीसरे तत्व का द्रव्यमान कैसा होगा? फिक्स होगा। यानी दो तत्व दोनों तीसरे तत्व से क्रिया करेंगे, लेकिन तीसरे तत्व की मात्रा क्या रहेगी? द्रव्यमान क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो तत्व हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, आप स्लाइड पे फोकस करेगा। माना हमारे पास दो तत्व कौन है? कार्बन और ऑक्सीजन है, और ये एक तीसरे तत्व से क्रिया कर रहे हैं, और तीसरा तत्व कौन है? हमारा हाइड्रोजन है। देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन हमारे पास दो एलिमेंट हैं, ये तीसरे एलिमेंट से रिएक्शन कर रही है, और तीसरा एलिमेंट कौन सा है? थर्ड एलिमेंट है हाइड्रोजन। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन थर्ड एलिमेंट है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा। ऑक्सीजन भी थर्ड एलिमेंट है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा। जब कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, स्लाइड पे फोकस करेगा, जब कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? मीथेन बनता है, CH4 बनता है। और जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? वाटर, H2O बनता है। ठीक हो गया। फिर एक बार इस नियम की पहली लाइन पे देखेगा, जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करते हैं। दो तत्व कार्बन ऑक्सीजन है, तीसरा तत्व कौन है? हाइड्रोजन है। कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, मीथेन बन रहा है, CH4 बन रहा है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, क्या बन रहा है? वाटर, H2O बन रहा है। अब देखिए आप, मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन का मास देखिए। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। ठीक है, CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन का मास कितना है? कार्बन का मास है 12, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, लेकिन मीथेन में हाइड्रोजन के 4 एटम हैं, इसलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4। तो कार्बन और हाइड्रोजन के मास का रेशियो कितना है? 12:4, 12:4। ठीक है, अब दूसरी ओर आ जाइए, H2O को देखिए। H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास का रेशियो देखते हैं। हाइड्रोजन का मास कितना है? 2 है। वैसे तो हाइड्रोजन का मास के एटॉमिक मास 1 होता है, लेकिन यहाँ पे H2 है, दो एटम है, तो कितना हो जाएगा मास? 2। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो यहाँ पे H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो कितना है? मास का अनुपात कितना है? द्रव्यमान का अनुपात 2:16 है, 2:16 है। ठीक है, यानी इससे क्या पता लगा हमें? ये मास के रेशियो से क्या पता लगा? इससे हमें ये पता लगेगा कार्बन हाइड्रोजन की कितनी मात्रा से संयोग कर रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की कितनी मात्रा से संयोग कर, क्योंकि ये नियम यही कह रहा है कि दो तत्व तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करें। हम चेक कर रहे हैं कि तीसरा तत्व जो हाइड्रोजन है उसका निश्चित द्रव्यमान है कि नहीं। ठीक है, जितनी हाइड्रोजन की जितनी मात्रा से कार्बन संयोग करेगा, हाइड्रोजन की उतनी ही मात्रा से ऑक्सीजन ने भी संयोग करना चाहिए। यही है नियम, क्योंकि नियम कह रहा है कि जब दो तत्व तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। तो चेक करें, मीथेन कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके मीथेन बना रहे हैं। मीथेन में हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है? 4 है। ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बना रहा है? H2O बना रहा है। H2O में हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है? 2 है। ये तो अलग अलग हो रहा है। मीथेन में हाइड्रोजन का मास 4 है, H2O में हाइड्रोजन का मास 2 है, जबकि नियम तो कह रहा था कि तीसरा तत्व का मास दोनों में बराबर होगा।
मीथेन में 4 है हाइड्रोजन, H2O में 2 है, तो ये तो नियम का पालन ही नहीं हो रहा है। तो अब एक काम करेंगे, हाइड्रोजन की मात्रा को हम, हाइड्रोजन के द्रव्यमान को हम निश्चित करेंगे। ठीक है, निश्चित कैसे करें कि जितनी मात्रा में हाइड्रोजन कार्बन से क्रिया कर रहा है उतनी ही मात्रा में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से भी क्रिया करे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, मीथेन में ऑक्सीजन का मास, मीथेन में हाइड्रोजन का मास तो 4 है, H2O में हाइड्रोजन का मास 2 है, कम है, तो उसको बढ़ाते हैं। मैंने दुगना कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, देख रहे हैं आप, H2O में हाइड्रोजन के मास को क्या कर दिया हमने, दुगना कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, 2 मॉलिक्यूल ले लिए, तो कितना हो गया अब मास, हाइड्रोजन का 4 हो गया और ऑक्सीजन का भी बढ़ गया, कितना हो गया 32 हो गया। अब देखिए मीथेन में हाइड्रोजन का मास 4 है और 2 से गुणा करने के बाद अमाउंटों को बढ़ाने के बाद H2O में भी हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, 4 हो गया। देखिए अब ये नियम का पालन कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन इधर भी 4 है और मीथेन में भी 4 है और H2O में भी 4 है। ठीक है, तो अब ये जो नियम है, इस नियम का पालन हो रहा है कि दो तत्व तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ सहयोग करें। तो तीसरे तत्व का निश्चित द्रव्यमान कितना है, 4 है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान मीथेन के लिए भी 4 है, कार्बन के लिए भी 4 है और ऑक्सीजन के लिए भी 4 है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, पहली लाइन क्लियर हो गई है। ठीक है, अब इसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दूसरी लाइन क्या कह रहा है, जो डिफिनीशन हमारी उसकी दूसरी लाइन में चलते हैं। तो उनके द्रव्यमान में वही अनुपात अथवा एक पूर्ण गुणित अनुपात होता है जिससे वे स्वयं एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। देखिए इसको समझिएगा, इसको समझने में थोड़ा सा मुश्किल होती है, इसको समझते हैं ध्यान से। मीथेन में आ जाइए, मीथेन में कार्बन कितना है। अब आप हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए क्योंकि हाइड्रोजन की कहानी खत्म हो गई है, क्योंकि हाइड्रोजन का द्रव्यमान निश्चित होना था, निश्चित हो चुका है। अब आप मीथेन में कार्बन को देखिए। ठीक है, मीथेन में कार्बन का मास कितना है, 12 है। H2O में ऑक्सीजन का मास कितना है, 32। हमारी स्टार्टिंग में जो दो तत्व लिए थे हमने, वो कौन से थे, कार्बन और ऑक्सीजन। तो मीथेन में कार्बन कितना है, एटॉमिक मास 12 है। हाइड्रोजन H2O में ऑक्सीजन का मास कितना है, 32 है। अगर कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे मास का, तो कितना हो जाएगा, 12:32। ध्यान से देखिएगा आप, 12:32 हो जाएगा। अब आप देखिए कि जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है ना, मीथेन और H2O में, मीथेन में कार्बन 12 है, H2O में ऑक्सीजन 32। अगर 12 और 32 रेशियो का कार्बन ऑक्सीजन को हम आपस में मिलाएं, अगर हम 12 एटॉमिक मास कार्बन को ले आएँ, कितना हो जाएगा, एक कार्बन एटम। अगर 32 मास का हम ऑक्सीजन ले आएँ तो कितना होगा, O2 होगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन का तो 16 होता है। यहाँ पे 32 का मतलब, इसका मतलब कितने ऑक्सीजन होंगे, 2। तो एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, 12:32 का मतलब क्या है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन। इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में संयोग करेंगे तो क्या बनेगा, यहीं पे क्लियर हो गया क्या बनेगा, 12:32 का एक यौगिक बनेगा। 12 क्या होगा, कार्बन है, 32 क्या होगा, ऑक्सीजन है, तो क्या बन जाएगा, CO2। तो आप टॉप में देख रहे होंगे, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, CO2 बनाएंगे। ये हमें यहीं पता लग गया। मीथेन में कार्बन देखा हमने, 12 था। H2O में हमने ऑक्सीजन देखा, 32 है। 12:32 से क्या बनेगा, कार्बन के 12 और ऑक्सीजन के 32 से क्या बनेगा, CO2 बनेगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, CO2 बनेगा। और एक जो इसमें रेशियो है, वो रेशियो हमें पहले ही पता लग गया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि उनके द्रव्यमान में वही अनुपात अथवा एक पूर्ण गुणित अनुपात प्राप्त होता है जिसमें वे स्वयं एक दूसरे से संयुक्त होती हैं। तो ये था व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इस नियम को एक बार फिर से देख लीजिए। दो तत्व कार्बन ऑक्सीजन है, तीसरे तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं। हाइड्रोजन की मात्रा क्या होगी, निश्चित होगी, नहीं है तो हमने कर दिया। ठीक है, फिर जो दो तत्वों की क्रिया तीसरे तत्व से, वो दो तत्व भी आपस में यौगिक बनाते हैं जिनका एक सरल या गुणित अनुपात हमें प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर 12:32 से क्या बना, कार्बन ऑक्सीजन से CO2 का निर्माण हो गया। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक्स। आप नोट्स के लिए क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से आप इनके नोट्स बना लीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे रासायनिक संयोजन का जो हमारा 5वां लॉ है, 5th लॉ के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।